आप झुंझुनू राजस्थान से हो जी सर। और आपने ग्रेजुएशन करी है हिंदी ज्योग्राफी यानी उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है क्या? जी सर। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन कौन सी सब्जेक्ट में किया है? सर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में किया है। पॉलिटिकल साइंस में किया। जी सर। ओके, मैं एक पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड ये जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज सिस्टम देश में आए, ये एक तो ग्राम पंचायत स्तर और नगर पंचायत यानी कि अर्बन सेक्टर में ये कौन सा साल इसमें जो पारित हुआ था, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है ये कब पारित हुआ था, ये कब पास हुआ था? सर 1992 में ये पारित हुआ था। और कौन सा नंबर था? सर ये 73rd था पंचायती राज के लिए एंड 74th था जो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। अर्बन। ओके, तो इसमें जैसे मान लीजिए झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, जिला में, जी सर, इस पंचायती स्तर में कितने कर्मचारी लगभग, और बाकी जो स्तर है राज्य सरकार की उसमें कितना प्रोपोर्शन आप कह सकते हैं मैन पावर? थर्ड फोर्थ, मतलब ऊपर लेवल में तो सारे राज्य सरकार थ्रू आते हैं जो डिप्टी कलेक्टर वगैरह टाइप के, पर जो थर्ड क्लास 4 और क्लास 3 स्तर में कितना प्रोपोर्शन दोनों में बांटा हुआ है डेवलपमेंट? सर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी होता है, एक एलडीसी लगा हुआ होता है, जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं, और एक कर्मचारी और हो सकता है, हर बार नहीं होता 4th ग्रेड के लिए। तो 3 कर्मचारी मुख्यतः ग्राम स्तर पर पंचायत में हैं, तो वो संख्या निश्चित रूप से कम है। अगर तुलना करें पंचायत स्तर की आपके जिला स्तर के संगठन से, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की जो संख्या है वो ज़्यादा है, इसके अलावा संसाधन ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ा फ़र्क है सर इसमें। तो इसलिए इसमें कोई जो कामगिरी है, जो जिला स्तर से कामगिरी, डेवलपमेंट काम, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इसमें कोई फ़र्क पड़ता है? बा इससे जो ये मैन पावर और धनराशि अगर पर्याप्त होता है तो और भी बेहतर कर सकते हैं। हाँ सर, निश्चित रूप से धनराशि और मैन पावर ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। थैंक यू सर। रवि, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। जी सर। ये रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़े? जी सर। जरा ब्रीफली बताइए। सर रूसो ये मानते थे, उनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंतर्गत, कि जो समाज है वहाँ पर एक सरकार स्थापित करने के उद्देश्य से जब एक अराजकता की स्थिति थी, वहाँ पर समाज इकट्ठा होता है और उस स्थिति में वो एक कॉमन जो एक विल है उसको लेकर वो एक उद्देश्य को लेकर आगे चलते हैं। क्या आज की तारीख में जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है ये इससे मेल खाता है? सर ये बात मेल खाती है कि हम कॉमन विल जो है उसको पूरा करने के लिए डेमोक्रेसी में प्रयास होते हैं, तो ये बात कॉमन है। ठीक। काजरी का नाम सुने? CAZRI। जी सर, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उसका क्या काम है? सर वो सूखे के प्रतिरोधन के लिए वो काम करते हैं। वो भी डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकने का काम? जी सर। जी सर। बाय प्लांटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज। जी सर। जी सर। ये और भी बहुत सारे काम। जी सर। ये जो इंदिरा कैनाल बना, जी सर, इससे क्या फ़ायदा हुआ है राजस्थान में? इंदिरा कैनाल से सबसे पहले फ़ायदा तो ये हुआ कि जो केवल मानसून पर कृषि टिकी हुई थी, अब उन्हें जो सबसे बड़ी ज़रूरत राजस्थान में कृषि को है वो पानी की ज़रूरत है, तो वो फुलफिल हो पा रही है। इसके अलावा वहाँ पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था इंदिरा कैनाल की वजह से हुई है, तो ये वहाँ पर लाभ हुए हैं, क्योंकि प्रोडक्शन, कृषि में प्रोडक्शन बढ़ा है और लोगों को अच्छा पानी पीने के लिए मिल रहा है, तो एक उसके भी उस वजह से जो इम्पेक्ट हैं वो और भी अलग हैं। जैसे कि अगर उनको न्यूट्रिशंस के मामले में, पानी के मामले में अच्छे न्यूट्रिशंस उनको मिल पा रहे हैं, उससे पहले वो ख़राब पानी पीते थे, तो ये एक लाभ है सर। राजस्थान एक बॉर्डर स्टेट है। जी सर। इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है। जी सर। तो इसका फ़ायदा क्या, नुकसान क्या? सर राजस्थान का बॉर्डर स्टेट होने का फ़ायदा एक ये कह सकते हैं कि विकास के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि राजस्थान को उस क्षेत्र के लिए अलग से बजट मिल जाता है।
नुकसान की बात करें तो सर ये है कि वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ से जो आसपास में गांव बसे हुए हैं उनको थोड़ा सा वो थ्रेट में रहते हैं कि पता नहीं कब उनके साथ में उनको गांव खाली करने पड़ जाए, तो ये उनके लिए थ्रेट वाली स्थिति रहती है, तो ये एक नुकसान है। और कोई नुकसान सर और एक वहाँ समस्या है कि बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर वहाँ पर ड्रग्स और स्मगलिंग जैसी चीज़ें भी हैं सर। अच्छा, पिछले दिसंबर के कंपैरिजन में, दिसंबर 2022 के कंपैरिजन में दिसंबर 23 तक 67 लाख लोग ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं। जी सर। क्या कारण है इसका? सर मैं ये कारण देखता हूँ कि एक अवेयरनेस नहीं है लोगों में। सेकंड है कि जो सरकार के द्वारा जो जीएसटी का एक प्रयोग किया गया है उस वजह से लोगों ने अपने उद्योग धंधों को रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस वजह से टैक्स काफ़ी कलेक्शन ज़्यादा हुआ और कलेक्शन के लेवल पर भी काफ़ी काम हुआ है, तो टैक्स कलेक्शन भी अच्छा होगा। तो ये मैं 3 कारण सोच पा रहा हूँ सर। अच्छा, ये जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? जी सर। सर शासक राम सिंह जी द्वारा इंग्लैंड से जो प्रिंस आए थे उस समय उन्होंने जयपुर को उनके स्वागत के लिए जयपुर को पिंक कलर में रंगवा दिया था, तो इस वजह से ये उनको पिंक कलर जो है उस वजह से बोला जाता है और अभी भी उसको कंटिन्यू रखा जा रहा है, तो इस वजह से वो एक कंटिन्यू पहचान बन गई है। ठीक, थैंक यू। रवि जी, आप राजस्थान से आते हैं। जी सर। एक समय था जब राजस्थान बीमारू एक शब्द यूज किया जाता था, एक्रोनिम यूज किया जाता था, जिसमें राजस्थान भी रहता था। अभी अगर 16th फाइनेंस कमीशन के सामने में आपको राजस्थान के लिए एडिशनल फंड चाहिए, जी सर, तो क्या 3 बातें आप रखना चाहेंगे? एलोकेशन तो सही है, परसेंटेज के हिसाब से होगा, लेकिन आप एक चाहते हैं कि स्पेशल दर्जा राजस्थान को मिले। जी सर। तो क्या बातें आप कहना चाहेंगे कि आपको ज़्यादा फंड की ज़रूरत है कंपेयर टू अदर स्टेट्स? जी सर। सर मैं फर्स्ट ये देखूंगा कि राजस्थान की काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो कृषि के टर्म्स में राजस्थान को स्पेशल फंड इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जैसे वहाँ की मिट्टी है वो उत्पादन के मामले में इतनी अच्छी नहीं है। एक कृषि हो गया, दूसरा बॉर्डर स्टेट है, तो इस वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरतें हैं। दूसरा ये कारण हो गया। तीसरा कारण मैं सर ये मानता हूँ कि वहाँ का तापमान और जो मरुस्थलीय स्थिति है वो एक ऐसी है कि वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो उद्योग धंधे दूसरे क्षेत्र में पनप पाते हैं वो वहाँ कम पनपे हैं तुलनात्मक रूप से, तो ये मैं एक कारण देखता हूँ। ठीक। अभी आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में एक 1 नेशन 1 इलेक्शन पैनल की स्थापना हुई। इसका मैंडेट क्या है? इसको क्या कहा गया है? इस पैनल को क्या कहा गया है? कार्यक्षेत्र क्या है इसका? जी सर, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में ये पैनल गठित हुआ है। इनका मैंडेट जो है वो ये है कि एक तो इन्हें ये जांच करनी है कि क्या पूरे भारत में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन करवाए जा सकते हैं क्या, पहले ये इनको पड़ताल करनी है। दूसरी सर, इसके अलावा कुछ और? दूसरी सर एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। कास्ट एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है और डेमोक्रेसी एक मॉडर्न। जी सर। आप क्या देखते हैं कि दोनों ने एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित किया है, और जिस तरह से प्रभावित किया है क्या वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? सर कास्ट ने निश्चित रूप से कास्ट और डेमोक्रेसी ने एक दूसरे को निश्चित रूप से प्रभावित तो किया है, और इसके मैं लाभ और नुकसान ज़्यादा देख रहा हूँ, और नुकसान ही ज़्यादा देख पा रहा हूँ लाभ की तुलना में। तो बात करें नुकसान क्या हुए हैं तो मैं नुकसान पे ही, क्या नुकसान है? जी सर, मैं नुकसान की ये बताऊँगा कि जैसे जो चुनाव होते हैं वो कास्ट बेस्ड चुनाव होने लगे हैं, जबकि वो अन्य विकासात्मक मुद्दों पर वो चुनाव होने चाहिए। तो जो चुनाव का मुद्दा है वो कास्ट बन जाता है, ये एक कारण है। एक संभावनाएं कई बार ये होती है कि चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी कास्ट के प्रति थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है, मतलब अन्य कास्ट के प्रति, तो ये एक संभावना दिखती है। तीसरा पॉइंट मैं सर सोच पा रहा हूँ कि आपस में जो एक वैमनस्य बढ़ा है और वो लोकतंत्र के लिहाज से अच्छा नहीं है कास्ट के मामले में, मैं ये देख पा रहा हूँ सर। तो लेकिन जो कास्ट सेंसस के पक्ष में है उनका कहना है कि हमको टारगेट ग्रुप डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है इसका करना, ताकि हम लाभ उन तक पहुंचा सकें। जी सर। इस बारे में क्या कहें? सर कास्ट एक सच्चाई है और उस सच्चाई को जानते हुए
हमें ये देखना होगा कि कौन सी कास्ट कितनी पिछड़ी हुई है और उसकी ज़रूरतें विकास के लिहाज से क्या क्या हैं। तो उस लिहाज से हमें कास्ट सेंसस की ज़रूरत महसूस की जाती है, ताकि एक हमारे पास डेटा हो कि किस कास्ट के कितने लोग निवास कर रहे हैं और उनकी क्या ज़रूरतें हैं, तो वो उस हिसाब से योजनाएं बन सकें। अभी हाल में IMF ने वार्न किया है इंडिया को कि उनका जो डेट और GDP रेशियो है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है और वो 100% GDP का हो सकता है। जी सर। तो ये डेट रेशियो बढ़ रहा है, जी सर। इसका क्या मतलब है? सर इसका एक अर्थ तो ये है कि भारत जो है विकासशील देश है अभी, और विकासात्मक कार्यों में ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो इस वजह से ये जो रेशियो है वो बढ़ रहा है। जो भारत की विकासात्मक ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये हो रहा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो फंड का, दोनों का बैलेंस रखते हुए जी सर। जो विकास कार्यों में भी हो और प्रोडक्टिव भी रहे, ताकि हम जी सर। डेट चुकाने की स्थिति में हों। जी सर। फिजिकल डेफिसिट क्या है? राजकोषीय घाटा सर एक सरकार की जो आय है उसकी तुलना में अगर जितना व्यय होता है, तो वो जो व्यय ज़्यादा है आय की तुलना में, वो जो व्यय का हिस्सा है वो फिजिकल डेफिसिट है सर। इसको कैसे पूरा करते हैं? इसको पूरा करने के लिए सर एक तो लोन लिया जाता है, इसके अलावा जैसे बॉन्ड्स हैं, अन्य हैं, इस तरह की काम में लिए जाते हैं। और इसको रिड्यूस करने का क्या तरीका है? कि आगे अभी तो हमने कर दिया। जी सर। सर इसको रिड्यूस करने का भी यही तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारा जो एक बाहरी लेवल से जितना FDI हमें आए और अन्य तरीकों जितना फंड हमें भारत में मिले और भारत के लेवल पर फंड ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, तो वो ही एक कारण मैं देख पा रहा हूँ। तो ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके रवि जी, आप पॉलिटिकल साइंस आपने लिया है, जी सर। तो बताएं, एक संस्था है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जी सर। ये क्या चीज़ है? संयुक्त राष्ट्र संघ सर जो विश्व के अनेक देशों ने विश्व समुदाय को एकजुट करने के उद्देश्य से एक संस्था बनाई गई है, ताकि विश्व में शांति और व्यवस्था कायम रहे, ये उनका उद्देश्य ठीक है, ठीक है। ये कब बना था? सर ये 1945 में बना था सर। अच्छा, और इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। जी सर। आप नाम गिना सकते हैं, जी कौन सर। है वो? जी सर, अमेरिका है, UK है, फ्रांस है, चाइना है और रशिया है। वेरी गुड। अब आप ये बताएं कि रशिया और यूक्रेन में अभी घमासान चल रही है, जी सर। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सर जिम्मेदार के रूप में मैं ये मानता हूँ कि एक मूल कारण देखा जाए तो जो जीवन यापन के लिए जो संघर्ष है वो मूल कारण है, एक कारण तो ये मैं मानता हूँ। दूसरा कारण मैं ये मानता हूँ कि जो राष्ट्रों में अपने आप को एक दूसरे से बड़ा करने की जो होड़ है वो एक कारण है। तीसरा कारण सुरक्षा को मैं मानता हूँ कि जैसे रशिया ने कहा कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो वो उनके लिए सुरक्षा के रूप में एक वो थ्रेट के रूप में इसको देखते हैं, तो ये मैं एक कारण मानता हूँ सर। ठीक है, तो रशिया जो है वो स्थायी सदस्य होते हुए भी यूज़ ऑफ फोर्स का उसने सहारा लिया। जी सर। पहला अटैक उसी ने किया जी सर। और अभी भी वो अपनी गलती नहीं मानता है, तो इसको बाकी दुनिया कैसे संभाले? स्थायी सदस्य किसी पड़ोसी देश पे अटैक कर दे, इसको बाकी देश दुनिया के हैं वो क्या करें, कैसे संभालें, उसको रोका कैसे जाए? सर सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि पूरा विश्व समुदाय एक मंच पर बैठकर अगर समझाने में कामयाब हो जाए, वो जो तो हो आपस नहीं का रहा है, डिस्प्यूट 2 साल होने वाले हैं, मालूम है ना, 2 साल के करीब। जी सर। तो वो तो मान नहीं रहा है, उल्टे रशिया ने चीन को भी अपने तरफ कर लिया है। जी सर। 2 स्थायी सदस्य एक तरफ हैं, बाकी दुनिया एक तरफ है। जी सर। और बातचीत, हमारा भारत भी कह रहा है कि बातचीत से जो भी कॉन्फ्लिक्ट है इसको सुलझाइए, वो मान नहीं रहा है। वो तो कह रहा है मुझे पूरा चाहिए, पूरा यूक्रेन चाहिए, 20% ऑलरेडी ले लिया है। जी सर। मालूम है, डॉनबास एंड लिहास्क। तो क्या किया जा सकता है? सर मैं फिर यही कहूँगा कि और अन्य प्रयास किए जाएं, शांतिपूर्वक प्रयास होने चाहिए। रशिया को एक तरह से सपोर्ट करने वाले देश हैं, उनको विश्वास में लिया जा सकता है विश्व समुदाय के द्वारा, ताकि वो रशिया को कन्विंस करने का प्रयास करें। अगर फिर भी नहीं होता है तो जैसे कि अभी वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे हैं कि उनको अलग थलग करने का एक प्रयास विश्व स्तर पर हो रहा है, तो
तो वो एक प्रयास हो सकता है, लेकिन वो एक मैं ये मानता हूँ कि वो रसिया अकेले को ये झेलना पड़े, ये मैं सही नहीं मानता। दोनों देशों को आपस में बिठाकर जितना शांतिपूर्ण ढंग से ये मामला सुलझ जाए वो वही नहीं सबसे सुलझ बेस्ट रहा है। होगा। वो तो जैसा कि उनके राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो खुद कहते हैं कि ये हमारा सोवियत यूनियन के टाइम से, सोवियत यूनियन भंग हुआ मालूम है ना 1991 के आसपास, जी सर। तो 32 साल हो गए हैं, 32-33 साल। तो वो कह रहा है कि जो जो पहले देश थे वो सब वापस उसको मिल जाना चाहिए रशिया के अंदर। तो उसमें यूक्रेन से शुरू किया है। तो नेटो और वेस्टर्न वर्ल्ड को रशिया के प्रेसिडेंट की बात मान लेनी चाहिए, उनको कह देना चाहिए कि भाई ले लो, शांति तो रहेगी कम से कम। नहीं सर, निश्चित रूप से इसका ये क्या और ये क्या solution- प्रतिक्रिया हो सकती है अगर यूक्रेन को जीत लेता है, उसके बाद क्या हो सकता है? सर साम्राज्यवाद जितना बढ़ेगा उसका कोई अंत नहीं है। अगर वो यूक्रेन लेगा तो उसके बाद में उसकी अन्य महत्वाकांक्षाएं जागृत होंगी Very और वो good. और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो ये तो एक विकल्प नहीं है। हाँ, तो इसको रोकने के लिए अभी नेटो और अमेरिका जुट होके वो दे रहे हैं वेपन्स वगैरह, लेकिन वो बहुत बुरी मार खा चुका है यूक्रेन। जी सर। उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में भी बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं कि जो रशिया का पैसा वेस्ट ने रोका हुआ है $300 बिलियन, उसका इस्तेमाल किया जाए वगैरह वगैरह। खैर, आखिरी सवाल ये बताएं कि भारत की जो प्रजातंत्र है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो लीडरशिप फैमिलीज़ हैं जी सर। वो एक ट्रेंड बन गया है पिछले काफ़ी सालों से, मतलब 30, 40, 50 साल से, कि वही फैमिली लीडरशिप में रहती है। तो जो दूसरे लोग आना चाहते हैं प्रतिनिधि के तौर पर या लीडरशिप के तौर पर, उनको मौका नहीं मिल रहा। ये आप देख सकते हैं पूरे भारत में हो रहा है, तमिलनाडु से लेकर, बंगाल से लेकर, यूपी से लेकर, बिहार से लेकर, कांग्रेस पार्टी से लेकर, सब जगह, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है वहाँ। तो इसको इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ किया जा सकता है? सर मैं ये समझता हूँ कि इस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए जनता जितनी अवेयर होगी वो सबसे अच्छा रास्ता होगा कि जनता अपने अनुसार ये चूज़ करे कि उन्हें किस तरह के लोगों को चुनना चाहिए। अगर उन्हें परिवारवाद पसंद नहीं आता है तो जनता इतनी अवेयर हो कि वो परिवारवाद को नकार दे, और उन्हें लगता है कि एक परिवार के लगातार 1 या 2 सदस्य अच्छे हैं तो वो उन्हें चुन भी सकती है, वो भी बुरा नहीं है। इसका एक जीता जागता उदाहरण आपके राजस्थान में है? सर परिवारवाद का उदाहरण मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ राजस्थान में। पायलट साहब, जी आप सर। राजस्थान से हैं? जी सर। वो क्या है, अपने बलबूते पे ऊपर आए हैं या परिवारवाद का फायदा मिला है उनको? जी सर, उनके पिता केंद्रीय मंत्री थे और निश्चित रूप से उनको लाभ मिला होगा, लेकिन वो स्वयं भी जनता जैसा कि मानती है कि वो काफ़ी एक्टिव और काफ़ी अच्छे राजनेता माने जाते हैं, जनता ऐसा मानती है। गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो रवि, कैसे हैं? ठीक है सर। रवि, हम कितनी दूर हैं ऐसी स्थिति से जब हम पाएंगे कि लोगों की जो दिव्यांगताएं हैं, खासतौर से लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ हैं, वो एक बाधा के तौर पर दिखनी बंद हो जाएंगी? जी सर। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या है? सर पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। इसको मैं 3 जगह बांटना चाहूँगा कि पहली तो जो टेक्नोलॉजी है वो एक ये मानूंगा कि जो मेडिकल साइंस में प्रोग्रेस हुई है वहाँ पर एक ये हो रहा है कि जैसे केरल में कुछ वर्ष पहले और अमेरिका में 1998 के आसपास कुछ ब्रेन बॉडीज़ के लिए जो उनके हैंड या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जो केसेज हैं वो हुए थे। हैंड स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो 1998 में अमेरिका में हुआ था, और अभी हाल ही में महीने भर पहले दिल्ली में भी ये केस सामने आया था। तो मेडिकल साइंस के मामले में ये प्रोग्रेस हो रही है। वहाँ पर कुछ समस्याएं हैं वो आगे आने वाली 15-20 सालों में दूर हो सकती हैं, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो इसमें एक विकल्प के रूप में है। सेकंड, जो रोबोटिक जो हैंड, प्रोस्थेटिक हैंड है, उनके मामले में जो टेक्नोलॉजी के मामले में है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, और अब जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आएगी तो वहाँ पर और ज़्यादा पॉजिटिव इसमें मैं संभावनाएँ देखता हूँ सर। ओके, आपने लिखा है कि आपको वॉकिंग पसंद है। जी सर। पॉलिटिकल साइंस आपका विषय है। जी सर। हमें राजनीतिक तौर पर कई महत्वपूर्ण यात्राएं अपने इतिहास में देखने को मिलती हैं। जी सर। दांडी यात्रा की बात सब लोग जानते ही हैं। आडवाणी जी की रथ यात्रा की बात की जाती है। हाल फिलहाल में
माननीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी दिखाई देती है। मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के तौर पर आप इन 3 यात्राओं की तुलना करें और मुझे बताएं कि राजनीतिक तौर पर ये यात्राएं इस देश में लगातार महत्वपूर्ण क्यों बनी रहती हैं। सर, सबसे पहले मैं दांडी यात्रा की बात करूं तो दांडी यात्रा एक प्रतीकात्मक यात्रा महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए की थी, जिसका उद्देश्य ये था कि हम आप जो ब्रिटिश शासन है उसके उन नियमों का हम पालन नहीं करेंगे जो हमारे जीवन स्तर को, जो नमक सबसे ज़्यादा काम में घर में लिया जाता है, तो जीवन स्तर को इतने बड़े लेवल पर प्रभावित करते हों उनको हम आंख बंद करके नहीं मानेंगे। सेकंड, जो बात करें लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी, वो रथ यात्रा थोड़ी सी डिस्प्यूटेड थी। उनकी गिरफ्तारी भी बाद में बिहार राज्य में हुई थी। तो मैं ये मानता हूँ कि उस यात्रा में कुछ पार्टी के उद्देश्य भी उनके शामिल थे और निश्चित रूप से जनता भी अपने एक उद्देश्य को लेकर उनके साथ जुड़ी हुई थी, तो दोनों बातें उसमें शामिल थी। तीसरी बात करें राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें भी ये बात देखने को मिलती है कि निश्चित रूप से आगे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उनका पार्टी का एक लोगों को अपने साथ एकजुट करने का उद्देश्य है ही, और निश्चित रूप से उनके पास कुछ मुद्दे भी हैं जो जेन्युइन भी हैं, उनको लेकर भी वो सरकार के सामने अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता भी उनसे जुड़ रही है। ठीक है। अभी पिछले कुछ सालों से लगातार भारत पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, बॉडीज़ बार बार भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करती रही। बार बार कहा गया कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, माइनॉरिटीज़ को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर कहा गया कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज़ की नज़र में, क्योंकि भारत सरकार और भारतीय मीडिया इत्यादि हमेशा इसको काउंटर करता रहा है। मुझे बताइए कि जो अलग अलग NGOs और एजेंसीज़ पर FCRA के प्रतिबंध लगाए गए और अंतर्राष्ट्रीय छवि में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, और अगर ये FCRA प्रतिबंध जारी रहते हैं तो क्या हमें मानना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है हमारी और ख़राब होती जाएगी? जी सर, सबसे पहले मैं इस आरोप पर यह बताना चाहूँगा कि जो आरोप होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों पर आधारित होते हैं। तो भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, और जैसा कि भारत सरकार ने भी बार बार कहा कि उन एजेंसियों की जो रेटिंग, जिस तरह से वो टिप्पणियां करते हैं, रेटिंग देते हैं, तो वो भी एक वो मानक नहीं है जिसे हम स्वीकार करें और वो ही अंतिम रूप से ऐसी बात हो जिसे हम एक तरह से अपने देश के लिए वो उस छवि को हम माने। सेकंड सर, अगर मैं मानता हूँ कि अगर कहीं ना कहीं इस तरह की छवि अगर बनती है तो निश्चित रूप से उसके लिए पॉजिटिव प्रयास किए जाने चाहिए सरकारी स्तर पर, और जहाँ भी इस तरह की समस्याएं दिखती हैं उसी स्तर पर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। रवि जी, आप थोड़ा बाहर इंतजार करिएगा, आपको बुला लेंगे फीडबैक। ओके सर, थैंक यू। रवि जी, आपका परीक्षा कब है? सर 5 फरवरी को है। 5 फरवरी? हाँ सर। अभी? हाँ सर। अच्छा, देखिए अब रवि जी, आपके वैसे बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटी है। देखिए बहुत ही, अरे आपका बोलने का स्टाइल बड़ा अच्छा है, मतलब आपका शब्द का चयन है, बात जिस तक जैसे आपका वॉल्यूम है जो वॉइस का उतार चढ़ाव जो है, मॉड्यूलेशन जिसको कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। अब देखिए थोड़ा बहुत आपके कुछ ही दिन है, 3-4 दिन है, तो थोड़ा राजस्थान के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आप उसमें काम भी कर रहे हैं, डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स वगैरह, जी सर। तो इसलिए थोड़ा सा राजस्थान का आंकड़ा वगैरह आपके पास होगा, डेवलपमेंटल, आपके पास कोई हैंडबुक होता है ना, हाँ। जिला झुंझुनू जिला से आप काम करते हैं शायद, पर ओवरऑल राजस्थान की थोड़ा जो डेवलपमेंटल जैसे लिटरेसी रेट है, दर है, ये थोड़ी सी आप एक पास रखिए, उसको थोड़ा सा एक अंदाज़ा रखिएगा। जैसे मतलब जैसे 59 की जगह 52 कह दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ओवरऑल एक अंदाजा। और अभी कल होगा आपका पार्लियामेंट में बजट डिस्कशन होगा, आज शायद वो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट भी निकल जाएगा, थोड़ा सा नज़र मान लीजिएगा। जी सर। क्योंकि अभी इसका फोकस क्या है, आज इस साल की बजट इंटरिम बजट है, बस तो भी कुछ फोकस अगर है कि नहीं है, स्टेबिलिटी के ऊपर है, तो इस टाइप की ये एक मुख्य फोकस एरियाज कहेंगे। और लास्ट ईयर में जब बजट का फोकस एरियाज बहुत पहले आप इतने को रिकॉल नहीं कर पाएंगे, फोकस एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर था,
श्रम, तो उसके जॉब क्रिएशन हुआ कि नहीं हुआ, जॉब क्रिएशन बहुत हुआ नहीं। राजस्थान के संदर्भ में थोड़ी सी डिफरेंट, इसका थोड़ी सी कितना जॉब क्रिएशन हुआ। तो इस पर अगर जो रेडीमेड आप आकर के मान लीजिए आपके एग्जैक्टली ये नहीं है तो आप उनसे परमिशन ले सकते हैं। जैसे सर मैं एक केस कर सकता हूँ, उनसे परमिशन ले ले तो इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लीजिए परमिशन लिया नहीं और आपके जो आंकड़ा है, जो फिगर है बहुत डिफरेंट है, तो थोड़ी सी इसलिए परमिशन एक आध केस में ले लीजिएगा। ओके सर। जो भी करे, पर आप जिस स्थिति में बड़े अच्छे स्थिति में है, आपने बड़े आपका इस बार चांस फर्स्ट आपने इंटरव्यू मिला सबसे पहले, और आपकी इस बार चांस बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप इसमें बिल्कुल एक अपने ऊपर प्रेशर ना डालें, आप इत्मीनान से जाइए। जैसे आपने 3-4 दिन है, आराम से जो भी देख सकते हैं, थोड़ा पेपर वगैरह जो भी देख सकते हैं, स्पेशली थोड़ा बजट वगैरह थोड़ा दिखा लें। कल परसों इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, उसका हिंदी करो तो अभी तक थोड़ा टाइम लग रही है, साथ साथ दे देता है, हिंदी इंग्लिश दोनों देता है। तो उसको थोड़ी सी राजस्थान के बारे में थोड़ी सी फिगर्स वगैरह थोड़ा इतना कर ले, और बाकी थोड़ा पेपर में तो पढ़ ही रहा है। उस दिन भी पेपर पढ़ के जाइए। आफ्टरनून में है कि मॉर्निंग में है? मॉर्निंग में सर। तो हेडलाइट थोड़ा सा नजर मान ले उस दिन का, 5 तारीख की, और बस। और ईश्वर करे आप मेन लिस्ट में आ जाओगे। हम लोगों तो ऐसे विश्वास है कि आप मेन लिस्ट में आओगे ही आओगे, पर अपने मन में भी वो टेंशन मत लें। अगर आप विदाउट टेंशन तो आ ही जाओगे, पर टेंशन लाएंगे तो थोड़ा उस टाइम के भ्रमित हो जाता है, मन थोड़ा सा इधर उधर भटक जाता है। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन फोकस रखें। एक आध नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे करके। तो जो आप कह पाएंगे उसका पॉइंट वाइज आराम से, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सबसे पहले, तो ऐसे करके 3-4 पॉइंट ऐसे करें तो लोग बड़े, और आपकी ऐसी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो इसलिए मेरे ख्याल इस साल आपका होने का बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा संभावना है। और नहीं होता तो हम थोड़ा सा आश्चर्य हो जाएंगे क्यों नहीं हुआ। ओके सर, थैंक यू। थोड़ा बजट पढ़ ले, 5 तारीख है ना, 5 फरवरी। 5 उसके पहले थोड़ा बजट को नजर मान ले, और इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट थोड़ी सी। बहुत सारा न्यूज़ आइटम में आ रहा है, हाँ सर। तो आपको इजी एक्सेसिबिलिटी है, मटेरियल अवेलेबल है, ओनली यू हैव टू बी अलर्ट स्लाइटली अबाउट योर सराउंडिंग्स, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। हाँ ठीक है सर। तो नमस्कार, ऑल द बेस्ट, शुभकामना के साथ। थैंक यू सर।